हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चैप्टर है हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी थ्योरी हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर ली है। अब हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। अब जो इसके एमसीक्यू है वो थोड़े से, ऐसा नहीं है कि यही एमसीक्यू बनते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले इस चैप्टर को एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से रीडिंग लेनी, उसके बाद ही ये एमसीक्यू सॉल्व करनी। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर दैट आर रिलीज्ड ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर। जो फॉसिल फ्यूल्स होती है, फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे बहुत हजारों लाखों साल पहले जब बहुत सारे लोग, जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गए थे और अर्थ के बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दिया है कि जो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर रिलीज होती है फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से, तो वहाँ पे जो ऑक्साइड बनते हैं वो ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड होते तभी ये मिलकर क्या बनाते? एसिड रेन बनाते। तो एसिडिक ऑक्साइड कोजेस एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब क्या होगा? ऊपर से तो पानी की बारिश होगी, लेकिन जो हम ह्यूमन बींग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर दिया। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करने से जो बहुत सारी गैसेस हमने यहाँ पे रिलीज कर दी है वो वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बना देगी? देखो H2SO4 एसिड बना दिया। और अगर ये NO2 के साथ कंबाइन होगी तो क्या बना देंगी? HNO3। रिएक्शन बैलेंस कर लेना, तो HNO3। तो ये देखो, हम पोल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं, ऊपर से पानी आएगा, हमारे पोल्यूशन और पानी ने मिलकर क्या कर दिया है? ऊपर से एसिड की बारिश करवा दी है हमारे ऊपर। फिर क्या गिरने लग जाएगा? एसिड गिरने लग जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि पोल्यूशन के ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी डैम ऑन द रिवर। जो टेहरी डैम है वो कौन सी रिवर के ऊपर है? गंगा रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। कौन सी रिवर पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है? तो कौन सी रिवर है? रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर के ऊपर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस कंटेन्स 75%। बायोगैस के अंदर 75% क्या होती है? मीथेन होती है। बायोगैस के अंदर क्या होती है? बायोगैस का मतलब क्या होता है? जो गैस बायोमास से बनाई जाती है। अब बायोमास क्या होता है? बायोमास का मतलब होगा जैसे काउ डग हो गया, गोबर हो गया, वेजिटेबल पील्स हो गए या फिर फ्रूट्स हो गए, जो बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बायोमास बोलते हैं। जब उन बायोमास का डिकम्पोजिशन किया जाता है तो वहां से जो गैस निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द बायोगैस प्लांट। जो बायोगैस प्लांट होता है, बायोगैस प्लांट के अंदर हम जो सैलरी डाल देते हैं, यहाँ से हमने सैलरी डाल दी है, सैलरी डाल दी, यहाँ पे इकट्ठा हो गई, डिकम्पोजिशन हो गई, यहाँ से जो गैसेस है निकल गई, और जो सैलरी है ये जो वेस्ट मटेरियल बच गया, क्योंकि जो काम की चीज थी गैस वो हमने निकाल ली, तो ये जो वेस्ट मटेरियल है इसका यूज हम कहाँ पर करेंगे? फर्टिलाइजर के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं एज ए मैन्योर यूज करेंगे, खेतों के अंदर खाद के रूप में यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं, इसलिए इस सैलरी को हम फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉन एज कंट्री ऑफ वाइन्स। कंट्री ऑफ वाइन्स का मतलब है कि वो कंट्री जहाँ पे वाइन्स है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करती है, और इसकी वजह से वहाँ पर हमने क्या लगा दी है? बहुत सारी वाइन मिल्स लगा दी है। अब जब बहुत सारी वाइंड मिल्स होगी तो वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी कर लेगा? वाइंड एनर्जी से। इसलिए कंट्री ऑफ वाइन्स उसको बोला जाता है। तो कौन सा कंट्री है? वो है डेनमार्क। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हार्नेसिंग
वाइंड एनर्जी फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इंडिया के अंदर भी वाइंड मिल्स है जहां से वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, लेकिन इंडिया के अंदर इंडिया कौन सी रैंक पर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सी रैंक पर है इंडिया जो वाइंड एनर्जी से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करता है? वो है 5th कंट्री है, मतलब 5th नंबर पे आता है। सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हम वाइंड से पूरी नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो वाइंड मिल्स है उनको चलने के लिए, ऑपरेट होने के लिए वाइंड की स्पीड होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमारी इंडिया के अंदर इतनी हाई स्पीड सिर्फ कुछ ही जगह पर है, तो इसलिए हम अपनी एनर्जी की कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, और ऐसा करने में हम इंडिया पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर पर है। सबसे ज़्यादा कौन एनर्जी प्रोड्यूस करता? वाइंड एनर्जी से डेनमार्क है, और हम 5वें नंबर पर है। यहाँ पे हार्नेसिंग का मतलब है एनर्जी को ऑब्टेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इंडिया के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाइंड एनर्जी फार्म कहाँ पर है? कन्याकुमारी के अंदर, और कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। तो तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी जगह है वहां पर सबसे बड़ा वाइंड एनर्जी फार्म है, और ये कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है? 380 मेगावाट, 380 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस वाइंड एनर्जी, वाइंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए व्हाट इज मिनिमम स्पीड ऑफ वाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड? मिनिमम स्पीड हमने ऊपर पढ़ी थी, कितनी होती है? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी तभी जो वाइंड मिल्स है वो मूव करेगी और हमें बिजली बना पाएंगे। ए सोलर सेल डेवलप्स ए वोल्टेज ऑफ, जो सोलर सेल होती है इस तरह से हम सोलर सेल को दिखाते हैं, ये सोलर सेल का सैंपल होता है। तो जो सोलर सेल होती है वो कितनी वोल्टेज की होती है? सोलर सेल एक तरह से बैटरी ही है, बैटरी की तरह काम करती है, तो ये कितनी वोल्टेज की होती है? 0.5 to 1 वोल्ट, सिर्फ 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट तक की। अब इतनी स्मॉल वोल्ट की है तो कितनी वाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी? ओनली 0.7 वाट। मीन्स जैसे हमने सुना होगा घर के अंदर हम बल्ब बोलते हैं, कितने वाट का है? 0 वाट का, जिसकी कोई लाइट नहीं होती है, क्योंकि हम यूज करते हैं 100 वाट का, और अब हम एलईडीज यूज करते हैं। लेकिन अगर बल्ब यूज करेंगे तो 100 वाट का बल्ब यूज करेंगे। 0 वाट के बल्ब में तो हम ना रीडिंग कर सकते हैं ना ही कोई और काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक सोलर सेल होती है वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है? सिर्फ 0.7 वाट। नेक्स्ट, सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ, जो सोलर सेल्स होती है वो किसकी बनाई जाती है? सिलिकॉन की बनाई जाती है। जैसे हमने सभी ने सोलर प्लेट्स देखी होगी, सोलर प्लेट्स ब्लू कलर की होती है और इसके बीच में यहाँ पर लाइनिंग लगी होती है, इस तरह से बॉक्स बने होते हैं, सभी ने देखे हुए इस तरह से बॉक्स। तो यहाँ पर जो वो ब्लू कलर होता है वो सिलिकॉन का होता है या सेलेनियम का होता है। तो मेनली क्या हो गया? सिलिकॉन हो गया। और ये वाली जो लाइनें होती है जो सिल्वर कलर की होती है वो क्या होता है? सिल्वर होता है, सिल्वर, या गोल्ड की भी हो सकती है बट वो बहुत कॉस्टली होगी, तो मेनली होता है सिल्वर। तो यहाँ पर देखो ये एक सेल हो गई सोलर सेल, ये दूसरी सोलर सेल होगी, तीसरी सोलर सेल होगी, 4th सोलर सेल होगी। तो इस तरह से हम बहुत सारी सोलर सेल्स को मिलाकर बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो बीच के इंटरकनेक्शन है ये किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं? सिल्वर की हेल्प से। और ये वाला जो ब्लू कलर होता है वो किसका होता है? सिलिकॉन का। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और आता है, अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते तो कितने जूल के इक्वल होगा? मेगा का मतलब होता है 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखो 1.6 और ये कितना होगा? 10⁻⁻19 प्लस 6 तो कितना हो गया? -13 जूल। तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वन एटॉमिक मास यूनिट कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्वल होता है? वन एटॉमिक मास यूनिट। जैसे देखो, अगर हम सिंपली, अगर कोई हमसे पूछता है कि हमारा वेट कितना है, तो हम क्या बोलते हैं? 47, 50, 80, 90, जितना भी बोलना होता है हम इतना केजी बोलते हैं। एक्चुअल में वेट की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि हमारा वेट कितना है? मान लेते हैं जैसे किसी का वेट 54 है, तो वो क्या बोलेगा? 54 केजी बोलता है। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि एक एटम का वेट कितना होता है, एटम तो बहुत छोटा, उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक एटम का वेट किस में मेजर किया जाता है? वो एटॉमिक मास यूनिट में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में नहीं मेजर किया जाता। किस में होता है? एटॉमिक मास यूनिट में। और एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू याद रखनी, कितनी होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर इज लोकेटेड इन। तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, इनका काम क्या होता है? हमने न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ी है, तो जो न्यूक्लियर एनर्जी होगी उसका काम क्या होगा? न्यूक्लियर एनर्जी से हम एनर्जी ऑब्टेन करते, कौन से टाइप की होती है? न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अब जो फिजन की प्रोसेस है, न्यूक्लियर फिजन, जिसकी हेल्प से क्या बना जाता है? एटम बम बना जाता है, एटम बम बनता है। तो वो अब किसी रूम में तो होके नहीं, उसके लिए कोई अपरेटस डिजाइन करना पड़ेगा। उस अपरेटस का नाम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर भी अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है। तो तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। यहाँ से याद कर लेना, जैसे देखो, जो तारे होते हैं, तारा मतलब कि तारा, जो स्टार होता है वो क्या होता है? महा का मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा बड़ा। जो स्टार होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, महा बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर हो गया? महाराष्ट्र के अंदर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर न्यूक्लियर रिएक्टर। अब दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर और आ गया, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? देखो, जो ये राणा वर्ड है, ये एक राजा के जैसा ही है, बस एन को जे से रिप्लेस किया, बाकी ये राजा ही है। राजा मतलब कि राजस्थान। तो राणा प्रताप सागर न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम न्यूक्लियर रिएक्टर इज लोकेटेड इन। जो कलपक्कम न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कलपक्कम न्यूक्लियर रिएक्टर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबशन इज ए प्रोसेस ऑफ। कंबशन है, कंबशन का मतलब जो आग लगती है, फायर लगती है, वो किसकी वजह से होती है? फायर का लगना, ऑक्सीडेशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर एट विच कंबशन टेक्स प्लेस इज। कौन सा टेम्परेचर होता है? इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी जो मटेरियल है उसके अंदर क्या लग जाती है? आग लग जाती है, फायर लग जाती है। तो उसको फायर लगाने के लिए, उसके अंदर हीट लगाने के लिए, हीट करने के लिए उसको कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है? उसका नाम होता है इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट, नेम द गैस यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घर के अंदर हम कौन सी फ्यूल का यूज करते हैं? एलपीजी। एलपीजी मतलब कि सिलेंडर। जो सिलेंडर के अंदर गैस यूज होती है वो एलपीजी होती है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होगी? लिक्विड पेट्रोलियम गैसेस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सनलाइट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हीटिंग इफेक्ट किसकी वजह से होता है? इंफ्रारेड रेज की वजह से। मीन्स सनलाइट के अंदर कोई भी चीज है वो गर्म क्यों हो जाती है? अगर सारा दिन धूप में सनलाइट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा रहे तो उसकी वजह से वो हीट क्यों हो जाता है? क्योंकि सनलाइट में क्या होती है? आईआर रेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूल विच इज यूज्ड इन इंजन ऑफ जेट एरोप्लेन। जेट एरोप्लेन के अंदर कौन सी फ्यूल यूज की जाती है? वैसे तो अलग अलग फ्यूल्स होती हैं, लेकिन एक कॉमन सा आंसर क्या आ जाएगा? कैरोसिन। कैरोसिन डाला जाता है जेट एरोप्लेन्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैगा न्यूक्लियर रिएक्टर। अब कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर
आ गया कैगा। कैगा देखो कैसे, कर्नाटका, तो कैगा न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, कर्नाटका में प्रेजेंट है। What are the product of combustion of fossil fuels? जब fossil fuels होती, fossil fuels मीन्स जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इस तरह की सारी गैसेस, उनके कंबशन से क्या क्या रिलीज होता है, उनके कंबशन से रिलीज होगा CO2 भी, वाटर भी और हीट भी, तो क्या हो जाएंगे ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन इज ड्यू टू, किस किस वजह से होती है, SO2 और NO2, जो सल्फर के ऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड, सभी की वजह से क्या होती है, एसिड रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मिनिमम हाइट ऑफ ए डैम रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किसी भी डैम की कितनी हाइट होनी चाहिए, कम से कम 10 मीटर, 10 मीटर तो कम से कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है। अब चारकोल क्या होते हैं, कार्बन का ही एलोट्रोप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चारकोल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई अक्कर व्हेन दे कोलाइड एट, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का फ्यूजन क्यों होता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, फ्यूजन जहां से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, हाइड्रोजन बम बनाते हैं, तो हाइड्रोजन बम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है उनको कोलाइड करवाना पड़ेगा, और कितनी स्पीड पर, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड पर कोलाइड करवाना पड़ेगा। अब इसी की रिएक्शन ये यहाँ पे दिखाई गई है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो ये क्या बन गई, हीलियम बन गया, और ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब एक दूसरे में फ्यूज होके एक न्यूक्लियाई बना दिया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कौन सी फ्यूल यूज की जाती है, 92 यूरेनियम 235, मीन्स हम यूरेनियम यूज करते हैं, यूरेनियम, और यूरेनियम के भी आइसोटोप होते हैं, तो कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 92 हो और एटॉमिक मास 235 हो, तो ये वाला आइसोटोप हम यूज करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सन इज, सन के अंदर कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, सन के अंदर होगी न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, सन के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्यों, क्योंकि सन के अंदर हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन बोल सकते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप बोल सकते हैं, इनकी अमाउंट बहुत ज्यादा है, जो फ्यूज होके हीलियम बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। तो सन इतनी ज्यादा लाइट इतने लंबे टाइम से कैसे दे पा रहा है, ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन, जो एटम का मास होता है उसको हम किस में एक्सप्रेस करती हैं, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ऑफ एटम बम, एटम बम किस वजह से होता है, न्यूक्लियर फिजन की वजह से होता है, न्यूक्लियर फिजन के अंदर एक चेन रिएक्शन बन जाती है, चेन रिएक्शन, जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो वहां पर एक चेन रिएक्शन बन जाएगी, और जिसकी वजह से बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ऑफ हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम का मेन बेसिक प्रिंसिपल क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ पर देखो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एटम बम बनता है न्यूक्लियर फिजन से और हाइड्रोजन बम बनता है न्यूक्लियर फ्यूजन से, दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज गिवन बाय, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे दिए जाते हैं, जैसे ये कोई भी एलिमेंट है, ये इसका एटॉमिक नंबर है Z, एटॉमिक नंबर को दिखाते हैं Z से और एटॉमिक मास को दिखाते हैं A से। जो एटॉमिक नंबर है वही किसको शो करता है, प्रोटॉन को शो करता है, ठीक है, और एटॉमिक मास किसको शो करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियर फ्यूल इन सन इज, सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल कौन सी होती है, हाइड्रोजन होती है। मैंने अभी बताया था कि वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, जिनकी वजह से फिर क्या बन जाती है, हीलियम, तो सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किसके इक्वल हो गए, देखो अभी हमने बताया था जो उसका एटॉमिक नंबर है 92, उतने क्या होते
होते हैं और जो उसका एटॉमिक मास है कितना 235, वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल। अब प्रोटॉन हमें पता है 92 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 235 माइनस 92, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पे फिर 13 में से 9 गए 4 और यहाँ पे बच गया 1, तो आंसर कितना आ गया 143। तो यूरेनियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स है 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको बार्क सबसे ज्यादा इसी नाम से फेमस है, एक बहुत ही ज्यादा फेमस वर्ड है साइंस के अंदर साइंटिस्ट के लिए, वो क्या है बार्क। तो बार्क न्यूक्लियर रिएक्टर या बार्क एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ पर है, ट्रोम्बे के अंदर। और ये ट्रोम्बे कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। मुंबई में ट्रोम्बे नामक एक जगह है, तो वहां पर क्या है, बार्क है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएशन प्रेजेंट इन सनलाइट विच मेक्स सोलर कुकर वर्क। सोलर कुकर के जो वर्क है वो क्यों करता है, सोलर कुकर वर्क क्यों करता है सनलाइट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों सनलाइट के अंदर ऐसी कौन सी रेडिएशन होती है जो बहुत ज्यादा हीट देती है, कौन सी रेडिएशन होती है, इंफ्रारेड रेज। तो कौन सी रेडिएशन की वजह से सोलर कुकर वर्क करता है, इंफ्रारेड रेज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीकेज इन एलपीजी गैस सिलेंडर इज डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें होते हैं सबसे ज्यादा प्रोपेन और ब्यूटेन, दो चीजें होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। अब जो प्रोपेन और ब्यूटेन है तो उनका ना तो कोई कलर होता है, ना कोई कलर होगा, ना ही उनकी कोई स्मेल होगी। अब ये देखो अगर गैस सिलेंडर लीक हो रहा है और अगर हमें उसकी स्मेल ना आए तो कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हमने क्या किया, उसके अंदर इथाइल मरकैप्टन डाल दिया। जो सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इथाइल मरकैप्टन डाल दिया। इथाइल मरकैप्टन डालने से उसमें क्या आ जाएगी, फिर स्मेल आ जाएगी और जिससे हम डिटेक्ट करके गैस को ऑफ कर सकते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज, नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ सबस्टेंस विदाउट विच कंबशन कांट टेक प्लेस। कंबशन का मतलब फायर, जिसके बगैर नहीं हो सकती, वो है ऑक्सीजन। इन सनलाइट क्लॉथ इज ड्राइड ड्यू टू, सनलाइट के अंदर जो कपड़े हैं वो सूख क्यों जाते हैं, किसकी वजह से, ऐसी कौन सी रेडिएशंस होती है हमारी सनलाइट में, कौन सी रेडिएशंस होती है, इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट फ्यूल यूज्ड इन रॉकेट आर कॉल्ड, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल यूज की जाती है तो उनका नाम क्या रख दिया जाता है, प्रोपेलेंट। अगर कहीं पर भी ये वर्ड दिख जाए प्रोपेलेंट, इसका मतलब ये है कि वो बात कर रहे हैं रॉकेट की फ्यूल की। अब रॉकेट की फ्यूल अलग अलग रॉकेट पर डिपेंड करती है कि किस टाइप का रॉकेट है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि गाड़ी किससे चलती है, तो डिपेंड करता है कि वहां पे फ्यूल कौन सी है, डीजल से, पेट्रोल से, इलेक्ट्रिसिटी से, तो इस तरह से, ठीक है। तो रॉकेट की फ्यूल भी अलग अलग होती है, बट फ्यूल का नाम क्या होगा, प्रोपेलेंट। द गैस विच अकर अलोंग विद पेट्रोलियम इज नोन एज, पेट्रोलियम के साथ कौन सी गैस पाई जाती है, नेचुरल गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन की वजह से कौन सी फ्यूल बनती है, कौन सी फ्यूल बनती है, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स डेड प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन की वजह से बनेगी। Which of the following is non-renewable source of energy? Non-renewable है, non-renewable means जो खत्म हो जाएंगे, कौन से होती है, फॉसिल फ्यूल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन हैपन्स बिकॉज, एसिड रेन किसकी वजह से होती है, बी की वजह से, मीन्स बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स है, कोयला, पेट्रोलियम, इस टाइप के जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बहुत सारे ऑक्साइड्स रिलीज करती है, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के, जिनकी वजह से क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। मीन्स वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के अंदर कौन सी फ्यूल हम यूज करते हैं,
फॉसिल फ्यूल्स यूज करते, कोयला या फिर पेट्रोलियम जैसे। थर्मल पावर प्लांट को ऑपरेट करवाने के लिए जो इनिशियल फ्यूल होती है वो क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, हाइड्रो पावर मतलब कि डैम्स वगैरह बना के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द स्टोर्ड वाटर, जो पानी स्टोर किया जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन, मीन्स बहुत ज्यादा एनर्जी का सोर्स है। और कोई भी चाहे हम किसी भी तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करें उसके अंदर कहीं ना कहीं सन की जो रिक्वायरमेंट्स होगी। जैसे फोसिल फ्यूल्स को ही लेते हैं, फोसिल फ्यूल्स किस वजह से बनती है, फोसिल फ्यूल्स बनेगी या तो प्लांट्स के डिकम्पोजिशन से या फिर एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है उनके डिकम्पोजिशन से। बट ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, सनलाइट के ऊपर। अगर सन ना हो तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते, एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते, ह्यूमन बींग्स भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो चाहे हम कोई भी फ्यूल ले, वो फ्यूल खुद सन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या हो गया, एनर्जी का, सन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following form of energy lead to least environmental pollution in the process of its harnessing and utilization। इनमें से कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसकी हेल्प से अगर हम एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं तो सबसे कम पोल्यूशन होता है, कौन सी है, सोलर एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू, किस वजह से होती है, ओशियन थर्मल एनर्जी जो ओशियन के अंदर टाइड्स आती हैं उनकी वजह से। और वहां पर भी क्या होना चाहिए, टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए डिफरेंट लेवल्स के बीच में। तो आंसर आ जाएगा बी, ओशियन थर्मल एनर्जी मीन्स OTE। और ये किस वजह से होती है, टाइड्स की वजह से। और टाइड्स के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रॉब्लम इन हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी बना सकते हैं, और जो हमें सोर्स चाहिए है, मीन्स इनपुट चाहिए, वो बहुत ही कम चाहिए। फिर मेजर प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों नहीं न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर पा रहे हैं। तो डिस्पोज ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफली, मतलब जैसे हमने एनर्जी यूज कर ली, उसके बाद जो बीच में बच जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल बच जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल बच जाएगा, तो उस वेस्ट मटेरियल को हम किस तरह से, कहाँ पर उसको डिस्पोज करें, कहाँ पर रखें, ये सबसे मुश्किल काम है। क्यों, क्योंकि वो मटेरियल है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब अगर वो हमने ऐसे खुले में, ओपन में रख दिया तो उसकी वजह से इतनी हार्मफुल रेस निकलेगी कि लोगों को स्किन कैंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमें उसका जो वेस्ट बचा हुआ मटेरियल है उसको डिस्पोज करना नहीं आया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ सोलर कुकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज करने के लिए सोलर कुकर के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है जिसकी वजह से सोलर कुकर के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और फूड बन जाता है। तो कौन सा पार्ट होता है, ग्लास सीट। ग्लास सीट मतलब कि जो सोलर कुकर होगा उसके ऊपर हमने एक ग्लास का कवर रख दिया। वो ग्लास का कवर क्या करेगा कि यहाँ से सनलाइट इसके ऊपर फॉल होगी तो वो इसको एब्जॉर्ब करके उसको अंदर ही रखेगा। अंदर हमने यहाँ पर ब्लैक पेंट किया होता है, यहाँ पर अंदर हम ब्लैक पेंट कर देते हैं। ब्लैक कलर ही क्यों, क्योंकि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज। बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मीथेन होता है। कितनी होती है मीथेन, 75% होती है। अब देखो मीथेन पोल्यूशन फ्री है, मीथेन की वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होता है, बट फिर भी इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे, अगर मीथेन फर्दर रिएक्शन करके इथेन में कन्वर्ट हो जाए।
अगर ये इथेन में कन्वर्ट हो गया तो इथेन हार्मफुल हो जाती है। तो इसलिए जो हम इसका यूज करेंगे बहुत सेफ्टी के साथ यूज करेंगे, क्योंकि मीथेन पोल्यूशन फ्री है, रिस्क लेस है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और 75% भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है, देखो पढ़ के। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है ए, सन इज कंसीडर्ड एज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सन को हम किसकी तरह कंसीडर करते हैं, एज ए इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल मीन्स जो कभी भी फिनिश ना हो, जो कभी फिनिश होगा ही नहीं, तो वो क्या होता है, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मोर इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड इफ वाटर फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेटर हाइट। ज्यादा हाइट से अगर हम गिराएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब इसका मीनिंग क्या है कि एक तो डैम को हमने इतनी हाइट पर लिया, मान लो उसकी हाइट ले ली 12 मीटर, और एक डैम को हम इतनी हाइट पर ले जिसकी हाइट ले ली हमने 20 मीटर। हाइट ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। हाइट ज्यादा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो टरबाइन जोर से घूमेगी, मींस फास्ट मोशन होगी टरबाइन के अंदर, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा बनेगी। नेक्स्ट एक फिल इन द ब्लैंक्स, वी नीड टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दीज आर सोर्स ऑफ एनर्जी। कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल। नॉन का मतलब दोबारा नहीं बन सकते हैं, ये एक बार अगर खत्म हो गए तो। नेक्स्ट, डेड ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन। जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं, अब्सेंस ऑफ एयर। एयर की अब्सेंस के अंदर, ध्यान से पढ़ना है, एयर की अब्सेंस के अंदर कुछ अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिज्म को एब्सेंस ऑफ एयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के लिए इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, फ्यूल या फिर प्लांट की कॉस्ट या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्या होना चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी। क्यों वाटर सबसे जरूरी क्यों है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर लेंगे, वाटर को क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। वाटर जब गर्म होगा तो यहाँ से क्या बनेगी, स्टीम बनेगी, और उसी स्टीम से टरबाइन मूव करेगी, और टरबाइन के मूव करने से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से अगर पानी ही नहीं होगा तो फिर करंट कहाँ से बनेगा। तो जो थर्मल पावर प्लांट है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये है हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा वाइड है, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी एक बार जरूर रीड कर लेना।